हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। मूड इज़ अ स्टेट ऑफ फीलिंग इमोशनल यूजुअली टेम्परेरी रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। मूड एक तरह का स्टेट होता है फीलिंग्स का, इमोशंस का। ये यूजुअली टेम्परेरी होता है। ये एक तरह का स्पेसिफिक स्टिमुलस का रिजल्ट होता है। Mood disorder or affective disorder are described by marked disruption in emotions, severe low called depression और high called mania। मूड डिसऑर्डर को हम अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये मार्क डिस्ट्रप्शन इमोशंस के मार्क डिस्क्रिप्शन के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि अगर इमोशंस हमारे कम रहें तो डिप्रेशन होने के चांसेस रहेगा, अगर इमोशन हमारे ज़्यादा रहें तो मेनिया होने के चांसेस रहेंगे। दीज आर कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ये एक तरह के ये जो हैं कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं। डेफिनेशन: मूड डिसऑर्डर आर द टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन विच देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर, अफेक्शन एंड थिंकिंग। मूड डिसऑर्डर एक तरह का डिसऑर्डर का टाइप होता है। इसमें जो है हम बिहेवियर, अफेक्शन एंड थिंकिंग जो होता है पेशेंट का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। सेकंड डेफिनेशन: मूड डिसऑर्डर इज द डिस्टर्बेंस ऑफ मूड अकम्पनीड बाय फुल और पार्शियल मैनिक और डिप्रेसिव सिंड्रोम, नॉट ड्यू टू एनी अदर मेडिकल और नॉट ड्यू टू एनी अदर फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर जो होता है एक मूड का डिस्टर्बेंस होता है। ये क्या कहते हैं, फुल और पार्शियल मैनिक और डिप्रेसिव के सिंड्रोम होते हैं। ये किसी तरह के फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर नहीं होते हैं। इन मूड डिसऑर्डर पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम चेंजेस इन मूड। मूड डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट होते हैं वो एक्सट्रीम मूड के चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं। मेनिया मेनिया क्या होता है, अब हम ये देखेंगे। मेनिया इट इज़ अ मूड डिसऑर्डर इन विच अ पेशेंट मूड इज़ एलिवेटेड एंड द पेशेंट इज़ रेस्टलेस। मूड डिसऑर्डर जो किसी भी पेशेंट का मेनिया जो होता है एक तरह का मूड डिसऑर्डर होता है जिसमें जो पेशेंट का मूड होता है वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होता है एंड जो पेशेंट होता है वो रेस्टलेस होता है। लाइफ टाइम रिस्क ऑफ मेनिया एपिसोड इज़ अबाउट 0.8 to 1%। मेनिया का जो चांस होता है होने का लाइफ टाइम में वो 0.8 to 1% होता है। ये यूजुअली 3 to 4 मंथ्स ये यूजुअली लास्ट करता है 3 to 4 मंथ्स के लिए। दिस डिसऑर्डर अकर्स इन एपिसोड। ये जो मेनिया का डिसऑर्डर होता है वो एपिसोड्स में अकर होता है। मैन एंड वुमेन आर इक्वली लाइकली टू बी अफेक्टेड। मैन एंड वुमेन जो इक्वली अफेक्टेड होती हैं इस डिसीज़ से, डिसऑर्डर से। कॉजेज़ एंड एटियोलॉजी, क्यों मेनिया होता है, अब हम वो देखेंगे। फर्स्ट, हार्मोनल चेंजेस लाइक इंक्रीज इन सेरोटोनिन और गाबा और एपिनेफ्रिन। अगर सेरोटोनिन, गाबा और एपिनेफ्रिन इनका हार्मोन इंक्रीज हो जाएंगे तब भी मेनिया देखने को मिलेगा। जेनेटिक्स, इफ़ पेरेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम मेनिया देन चांसेस आर मोर इन ऑफ स्प्रिंग्स। अगर किसी भी पेशेंट के पेरेंट्स को मेनिया है तो पेशेंट को श्योरली होने के चांसेस रहेंगे। थर्ड, सोशल कल्चर, इफ़ एनी टाइप ऑफ स्ट्रेसर कैन कॉज बर्डन ऑन द ब्रेन दैट लीड्स टू मेनिया। अगर किसी भी तरह का स्ट्रेस, ये तो बर्डन क्या कहते हैं, ब्रेन में पड़ रहा है तो वो मेनिया कॉज करेगा। ट्रॉमा, द कॉज ऑफ मेनिया इज़ आल्सो इंजरी टू ब्रेन टिश्यू। अगर हमारे ब्रेन के टिश्यू में कोई इंजरी हो गई है तब भी मेनिया होने के चांसेस रहेंगे। क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं मेनिया के। द मेनिया कंसिस्ट ऑफ 3 टायर्ड ऑफ सिम्टम्स दैट आर। मेनिया जो होता है 3 टायर्ड ऑफ सिम्टम्स को कंसिस्ट करती है। फर्स्ट, एलिवेटेड। सेकेंड, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। थर्ड, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। तो फर्स्ट हम देखेंगे एलिवेटेड मूड। देयर इज़ अ राइज इन पेशेंट मूड सच दैट पेशेंट फील्स हैप्पी एंड जॉयफुल। जो इसमें एलिवेटेड मूड में जो पेशेंट का मूड रहता है बहुत ज़्यादा हाई राइज रहता है एंड जो पेशेंट होगा वो बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड जॉयफुल फील करेगा, वो हमेशा खुश रहेगा। द एलिवेशन ऑफ मूड अकर्स इन 4 स्टेज। मूड का जो एलिवेशन होता है वो 4 स्टेज में अकर होता है। फर्स्ट,
यूफेरिया, यूफोरिया स्टेज फर्स्ट, यूफोरिया को हम स्टेज फर्स्ट भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज हाइपोमेनिया, हम इसको हाइपोमेनिया भी कहते हैं। इन विच पेशेंट हैव सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग, इसमें जो पेशेंट होता है उसको अपने साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में पता रहता है। एंड पेशेंट फील हैप्पी, लेकिन पेशेंट जो होता है वो हैप्पी फील करता है। इलेशन, इट इज़ अ स्टेज सेकेंड, ये सेकेंड स्टेज होता है मूड एलिवेशन का, इन विच साइकोमोटर एक्टिविटी इज़ आल्सो इंक्रीज्ड अलॉन्ग विथ हैप्पीनेस। इस स्टेज में जो होता है पेशेंट की साइकोमोटर एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी, मतलब पेशेंट जो होता है बहुत एक्टिव हो जाएगा और साथ में खुश भी बहुत रहेगा। सी एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन जो होता है ये स्टेज थर्ड होता है। इसमें इंटेंस एलिवेशन ऑफ मूड एंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, इसमें जो पेशेंट का मूड जो होता है वो एलिवेटेड रहता है, पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। एंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, पेशेंट जो होगा वो क्या कहते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा और फॉल्स बातें करना चालू कर देगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बताने लग जाएगा कि मैं ऐसा हूँ। डी इकेस्टेसी स्टेज फोर, इकेस्टेसी ये स्टेज फोर होती है। सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड, इसमें जो पेशेंट का मूड होता है बहुत ज़्यादा एलिवेट रहता है। इन विच पेशेंट थिंक ही इज़ रीबॉर्न अगेन, इसमें जो इस स्टेज में जो पेशेंट होता है वो ये सोचता है कि दोबारा से पैदा हो गया है। एंड फॉरगेट्स प्रीवियस मेमोरी फॉर सम टाइम्स, वो भूल जाता है अपने प्रीवियस मेमोरी को कुछ टाइम के लिए। सेकेंड, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, इट इज़ अ सेकेंड सिम्टम्स फाउंड इन मेनिया। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी जो होता है ये सेकेंड मेनिया का सेकेंड सिम्टम्स होता है। सच दैट देयर विल बी रेस्टलेसनेस, बिजीनेस एंड सो मोटिवलेस गोल अचीवमेंट, इसमें इस स्टेज में जो पेशेंट रहेगा वो रेस्टलेसनेस रहेगा, बिजीनेस रहेगा एंड मोटिवलेस एंड सो करेगा अपने मोटिवलेस गोल अचीवमेंट को। थर्ड आ जाएगा इंक्रीज फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, इट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ ट्रेड ऑफ सिम्टम्स, ये थर्ड पार्ट होता है ट्रेड ऑफ सिम्टम्स का। इन विच प्रेशर ऑफ थॉट इंक्रीजेस, इसमें इस स्टेज में जो पेशेंट का थॉट रहता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। डैट लीड टू इंक्रीज इन टोन, जिसकी वजह से पेशेंट का जो टोन होता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम, पिच एंड कंटेंट ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें पेशेंट की इंक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फर्स्ट हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की। सेकंड, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, पेशेंट के मेंटल स्टेटस को एग्जामिन करेंगे। थर्ड, मूड डिसऑर्डर क्वेश्चनरी, मूड डिसऑर्डर क्वेश्चनरी करेंगे। फोर्थ, साइकोलॉजिकल टेस्ट सच एज यंग मेनिया रेटिंग स्केल, साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे मेनिया रेटिंग स्केल के थ्रू। ICD-11 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, मेनिया में हम क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, मेनिया में बेसिकली 3 टाइप के ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकंड साइकोसोशल ट्रीटमेंट, थर्ड ECT। फर्स्ट आ जाएगा साइकोफार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो इसके अंदर ए नंबर आ जाएगा मूड स्टेबलाइज़र, एंटी मेनिया ड्रग देंगे हम, जैसे कि इसमें लिथियम 900 to 2100 mg पर डे देंगे। कार्बामाजिपिन 600 to 1800 mg पर डे देंगे। सोडियम वाल्पोरेट 600 to 2600 mg पर डे देंगे। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ओलेंजापिन, एरिपीप्राजोल, रेस्पिरिडोन देंगे। सी नंबर में एंटी कन्वर्जेंट में हम क्लोनाजीपाम 0.5 to 20 mg पर डे देंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वर्पामिल 800 to 320 mg
80 to 320 mg पर देंगे। साइको सोशल ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे? फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, कॉग्निटिव थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, मतलब पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे और ग्रुप थेरेपी भी प्रोवाइड करेंगे। थर्ड आ जाएगा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT। ECT कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एक्यूट मेनिया। ECT जो होता है एक्यूट मेनिया के लिए यूज्ड किया जाता है। एक्साइटमेंट इफ़ नॉट एडिक्वेटली रिस्पॉन्डिंग टू साइकोटिक एंड लिथियम। अगर एंटीसाइकोटिक एंड लिथियम जैसे ड्रग को पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हम ECT जो थेरेपी होती है हम वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट आ जाएगा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो फर्स्ट है हाई रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिव बिहेवियर evidenced by lack of control over purposeless and potentially injurious movement. Second, high risk for violence, self-directed or directed at others related manic excitement, delusional thinking and hallucination. Third आ जाएगा altered nutrition less than body requirement related refusal or inability to sit still long enough to eat evidenced by weight loss, amenorrhea. Fourth, impaired social interaction related egocentric and narcissistic behavior evidenced by inability to develop satisfying relationship and manipulation of others for own desire. Fifth, self-esteem disturbance related unmet dependency needs, lack of positive feedback, अनरियलिस्टिक सेल्फ एक्सपेक्टेशंस। इसके बाद हम नर्सिंग केयर प्लान जो है बनाएंगे। तो ये है हमारा नर्सिंग केयर प्लान मेनिया का। फर्स्ट हम नर्सिंग असेसमेंट करेंगे जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, सब्जेक्टिव डाटा को कलेक्ट करेंगे, मतलब कि पेशेंट से पूछेंगे, और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेंगे, मतलब कि हम खुद क्या ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट में। जैसे कि फर्स्ट हम देख लेंगे patient family complain that patient is extremely hyperactivity and lack of control on movement। पेशेंट जो फैमिली कंप्लेन करती है कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है और उसका कंट्रोल नहीं है उसके मूवमेंट्स पे। ऑब्जेक्टिव डाटा हम मतलब कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई ऑब्जर्व दैट पेशेंट इज़ डूइंग हाई रिस्क एक्टिविटीज़। हम ये देख रहे हैं कि जो पेशेंट है हमारा वो हाई रिस्क एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। डिस्टर्ब स्पीच, और उसकी स्पीच जो है वो भी डिस्टर्ब है और उसका जो वेट है वो भी कम है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या नर्सिंग डायग्नोसिस है? हाई रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी, मतलब इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि पेशेंट की जो एक्टिविटी है वो एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। एंड इम्पल्सिव बिहेवियर एविडेंस्ड बाय, और जो पेशेंट का बिहेवियर है वो भी बहुत इम्पल्सिव है, चेंज्ड है। ये एविडेंस्ड बाय लैक ऑफ कंट्रोल ओवर पर्पसलेस एंड पोटेंशियल इंजरीज मूवमेंट, क्योंकि पेशेंट का जो कंट्रोल है वो खुद के ऊपर तो है ही नहीं, उसकी जो मूवमेंट है वो उसकी पोटेंशियल के अंदर नहीं है। क्या क्या गोल्स, नेक्स्ट हम देखेंगे गोल, क्या गोल होगा हमारा, क्या कहते हैं, टू प्रिवेंट इंजरी एंड रिड्यूस रिस्क हाई रिस्क एक्टिविटीज़। हम गोल बनाएंगे कि पेशेंट के इंजरी को प्रिवेंट कर सकें एंड उसके हाई रिस्क एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर सकें। प्लानिंग, क्या हम प्लानिंग करेंगे? फर्स्ट, प्लान टू असेस द मेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। हम प्लान करेंगे कि पेशेंट के मेंटल स्टेटस को असेस करें। सेकंड, टू ऑब्जर्व द पेशेंट, हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। थर्ड, प्लान टू कीप इन्वायरमेंट स्टिमुलाई लो, हम प्लान करेंगे कि जो पेशेंट का इन्वायरमेंट है उसके स्टिमुलाई लो रखें। फोर्थ, प्लान टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट, और हम प्लान करेंगे कि हम पेशेंट के साथ बातचीत करें, उसके बारे में जानें क्या हुआ था उसके साथ, किस वजह से उसकी ऐसी कंडीशन हुई है। फिफ्थ, प्लान टू रिमूव हजार्डियस ऑब्जेक्ट, हम प्लान करेंगे कि उसके आसपास का जो एरिया है और वहाँ पे हजार्डियस ऑब्जेक्ट ना रहें।
6 प्लान टू एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। हम प्लान करेंगे कि पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड करें और एडमिनिस्टर करें जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। इंटरवेंशन करेंगे हम, तो इंटरवेंशन में फर्स्ट देखेंगे कि मेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट हैज़ बीन असिस्ट। इसमें हम पेशेंट का मतलब मेंटल स्टेटस जो है वो असिस्ट कर लिया गया है। सेकंड, पेशेंट हैज़ बीन ऑब्जर्व, पेशेंट को हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि पेशेंट कैसी एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म कर रहा है, क्या उसका बिहेवियर है। थर्ड देखेंगे, प्रोवाइड अ सेफ़ एंड गुड इन्वायरमेंट टू द पेशेंट। हम पेशेंट को सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं जिसमें वो अपने आप को क्या कहते हैं अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकें। फोर्थ, कम्युनिकेशन विद द पेशेंट हैज़ बीन डन। हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन कर चुके हैं और उसके साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रिलेशन क्रिएट कर चुके हैं। हजार्डियस ऑब्जेक्ट हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द पेशेंट साइड। और जो हजार्डियस ऑब्जेक्ट होता है पेशेंट के साइड में जो रखा हुआ था हम उसको हटा चुके हैं। मेडिकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, और मेडिकेशन जो है वो प्रोवाइड दे चुके हैं। इवेल्युएशन मतलब अब हम ये सब करने के बाद पेशेंट का क्या कंडीशन है मतलब कि वो चेक करेंगे। लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट हैज़ बीन डिक्रीज्ड। पेशेंट की जो एक्टिविटी है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गई है। एंड इंजरी हैज़ बीन प्रिवेंटेड, और जो पेशेंट की इंजरी है वो भी प्रिवेंट कर ली गई है। थैंक यू।